नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। हम लोग आज राजपूत काल पढ़ का अध्ययन करेंगे। राजपूत काल को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हर्षवर्धन तक हम लोगों ने देख लिया है, राजपूत काल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य मराठा, मतलब इसी को आप मध्यकाल कहते हैं ना, मध्यकाल, ठीक, वो देखेंगे। पहले आज राजपूत काल की बारी है। राजपूत काल में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर्ष के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो पूरे भारत को आपस में समेट के रखे, या कहें कि उसको एक राजा के अंतर्गत लेकर के आ जाए, एक शासन के अंतर्गत लेकर के आ जाए। ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा शासक के रूप में। परिणाम परिणाम यही हुआ कि फिर जो दूसरे कई छोटे छोटे राजवंश हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। परिणाम ये हुआ, और यहाँ से आपके लिए सभी राजाओं को नहीं पढ़ना है, सभी राजपूतों को नहीं पढ़ना है। कुछ जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिनका ज़्यादा नाम वाम सुने हैं आप, बस उसी को पढ़ना होगा, वहीं से प्रश्न आएगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे यहाँ से प्रश्न सिविल में भी तभी बनता है जब बहुत पेपर को कठिन बनाना होता है। बाकी यहाँ से कोई ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे फैक्चुअल है तो ज़्यादा भी प्रश्न कोई बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण है तो उनको हमें देखना है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो हरिश्चंद्र। कहीं कहीं हरिश्चंद्र लिखा है, हरिश्चंद्र, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन हरिश्चंद्र याद रखिए। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट। ये आपसे पूछा जो प्रश्न में जा सकता है वो ये, इसकी ज्यादा संभावना है नागभट्ट प्रथम की। अच्छा, वत्सराज के समय में पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है त्रिपक्षीय संघर्ष के कौन कौन से राजवंश थे? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल है बंगाल के, यहाँ के पाल है। प्रतिहार यहाँ के हैं और राष्ट्रकूट यहाँ के हैं, ठीक है। इनकी लड़ाई कन्नौज के लिए थी। खैर आपके सिलेबस का नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझिए यहाँ की लड़ाई सिर्फ कन्नौज के लिए थी। क्यों? क्योंकि एक समय जैसे कि पाटलिपुत्र का बहुत नाम था, वैसे इस समय कन्नौज का बहुत नाम है, और कन्नौज पर सत्ता स्थापित करने का मतलब है कि होल एंड सोल आप ही हो और आप सशक्त माने जाओगे। इस तो तीनों ही के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है। तो इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पार्टीज कौन कौन सी हैं? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, याद रखिएगा। पालों में जो मिहिर भोज हैं, इनको अरबों का शत्रु कहा है, सुलेमान ने कहा है। खैर, लेकिन किसने कहा है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मिहिर भोज को अरबों का शत्रु कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किस प्रतिहारवंशी राजा को या गुर्जर प्रतिहारवंशी राजा को अरबों का शत्रु कहा गया है? आप कहेंगे मिहिर भोज, ठीक है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इसके पहले ऐसा नहीं कि कन्नौज जीता नहीं, कन्नौज इन लोगों ने जीता है, वत्सराज ने जीता है, नागभट्ट सेकंड ने भी जीता है, लेकिन उसे राजधानी नहीं बनाया। राजधानी किसने बनाया? मिहिर भोज ने। इसी वंश को फिर गजनवी ने आक्रमण जब किया तो राज्यपाल को हराया है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन है? यशपाल है, ठीक है, यशपाल। तो यहाँ पर ज़्यादा और जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजशेखर इन्हीं के समय में थे, लेकिन राजशेखर एक कवि हैं, इनकी बहुत सारी किताब है, तो बस किताबों के विषय में आपको नहीं जानना है फिलहाल, ठीक है। फिर पाल वंश की बात हो रही थी। पाल वंश मैंने बताया अभी आपको, बंगाल के हैं। इनके जो संस्थापक हैं वो गोपाल हैं, और गोपाल के बाद जो धर्मपाल हुए, इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए धर्मपाल। तो इससे ज़्यादा आप इसमें मत जाइए, डिटेल में जरूरत नहीं है। पाल के बाद फिर वहाँ जो शासक हुआ वो सेन राजवंश की स्थापना हुई। उसके दो आपको पढ़ने को मिलते हैं, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, सिर्फ दो हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए, बल्लाल सेन ने 2 पुस्तक लिखी है, दान सागर और अद्भुत सागर। और अद्भुत सागर, दान सागर, ये दोनों पूछी आती है, इसलिए आप बल्लाल सेन की पुस्तक को याद रखिए, ना कि राजा के जो वंशावली है वो याद रखने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
बाकी आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है मुझे, लेकिन आप करना चाहेंगे तो वो वाली बात है। चौहान वंश, चौहान वंश से प्रश्न ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में रहता है, ज़्यादा जानकारी इससे अपेक्षित की जाती है आप लोगों से कम वन डे एग्जाम के लिए अगर बात करें तो। संस्थापक कौन है? तो वासुदेव, वासुदेव। इनके जो विग्रह राज चतुर्थ हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हरिकेली। और हरिकेली के ही कुछ अंश आपको जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, उसमें उत्कीर्ण मिलेगा। असल में वो संस्कृत पाठशाला थी, बाद में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो उसको उन्होंने मस्जिद में बदला है। तो लेकिन उस जो पाठशाला थी तो संस्कृत का ये नाटक भी है, तो कुछ चीज़ें उसकी उत्कीर्ण थी, मतलब कोई एक्ट होगा वो उत्कीर्ण किया हुआ था, दीवार पे बनाया हुआ था। उत्कीर्ण मतलब उकेरना जिसको कहते हैं, ठीक है। जो आपके प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान है, जिसको आप नाम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो इतिहास में की किताब में आपको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक। ये प्रसिद्ध शासक हुए। 2 लड़ाई हुई इनकी 1191 में, 1191 1192। तराइन के पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज तृतीय का मुकाबला गोरी से हुआ तो गोरी को हरा दिया इन्होंने, और अगले ही वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा करके चौहान वंश का लगभग समाप्ति ही कर दिया, ठीक है। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे, चंद्रबरदाई ने ही पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो, ये आपका परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तराइन के युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर देख लीजिए। हालांकि हम लोग गोरी में पढ़ेंगे, गोरी में दोबारा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आ गया तो ध्यान रखिए ना, क्या दिक्कत है। चंदेल वंश, संस्थापक नन्नुक। अब नन्नुक है तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यशोवर्मन राजा थे और उन्होंने खजुराहो का विष्णु मंदिर निर्मित कराया है। खजुराहो का विष्णु मंदिर, खजुराहो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ के विष्णु मंदिर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको गहड़वाल वंश को देखना है। गहड़वाल वंश कौन है? संस्थापक चंद्रदेव। और गहड़वाल वंश में जयचंद खूब नाम सुना है, जयचंद की दगाबाजी के खूब किस्से सुने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए वन डे एग्जाम के लिए। जयचंद की पुत्री संयुक्ता का हरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया। कौन तृतीय? ये वाले पृथ्वीराज चौहान जिसको आप समझते हैं, ये वाला, ठीक है। 1194 में चंदावर के युद्ध में एबक गोरी ने हराया। अब कहीं कहीं किताब में एबक लिखा है, कहीं कहीं गोरी लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है? जबकि गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। आपके एग्जाम में दोनों में से एक ही आएगा। एबक आता है तो आप एबक को टिक कर देंगे, गोरी आता है तो गोरी को टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है उसको जरा सुन लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा बस। मान लीजिए कि कैप्टन ये है, खिलाड़ी ये है, तो वर्ल्ड कप किसने जीता? कैप्टन का नाम आएगा ना। राजा तो यही था, शासक तो यही था, ये तो गुलाम था, ऐबक तो गुलाम था, ठीक है। और गुलाम था, मात्र प्रशासक था। अगर प्रशासक, अगर ये बाद में अगर ये सुल्तान ना बनता तो हम लोग इसका नाम भी ना जान पाते, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो उत्तर मिलेगा वो आपको गोरी ही सही है। और ऐबक भी आता है गोरी के अभाव में, तो ऐबक भी आप चेक कर लेंगे। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। और ये गहड़वाल वंश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब कुछ मिसलेनियस है, जिसके परमार राजा हैं भोज। भोज ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें कि युक्ति कल्पतरु वास्तुशास्त्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरस्वती कंठाभरण, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आयुर्वेद सर्वस्व, ये चिकित्सा पे है, चिकित्सा पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि सम्रांगण, सूत्रधार, राजा विनोद, ये सब इन्होंने लिखा है, लेकिन उसमें अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सरस्वती कंठाभरण आपको याद रखना चाहिए। और युक्ति कल्पतरु इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र से संबंधित है, आयुर्वेद सर्वस्व इसलिए क्योंकि चिकित्सा से संबंधित है। बस इससे ज़्यादा नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है। चालुक्य राजा मूलास द्वितीय थे, इन्होंने 1178 में गोरी को हराया। अच्छा, गोरी को हराया तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये गोरी की भारत में पहली हार थी, भारत में पहली हार थी 1178 ईस्वी में। अब कहीं कहीं मूलराज द्वितीय लिखा है, कहीं कहीं भीम द्वितीय भी लिखा है, ठीक है। तो विकल्प में आपको दोनों के साथ कभी नहीं आएगा।
और यहाँ भी वही हाल है, कैप्टन ये है, सेनापति ये है, मतलब राजा ये है, सेनापति ये है, यहाँ भी वही हाल है। तो मूलराज लिखा हो, भीमद्युति लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प देख करके आप अपना उत्तर दे दीजिएगा। वैसे ज़्यादातर वनडे एग्जाम में भीमद्युति ही लिखा हुआ आना चाहिए। वनडे एग्जाम की जो बात मैं बता रहा हूँ, भीमद्युति ही सही विकल्प होगा। जैसे कि वनडे एग्जाम में आपको गोरी लिख के नहीं देगा, यहाँ एबक ही लिख के देगा वनडे एग्जाम में। लेकिन फिर भी आप जिस लेवल पे आप जा रहे हो, जितने बच्चे अपियर होने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो लाना पड़ेगा, मजबूरी है आयोग की। मेवाड़ में सिसोदिया वंश था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, और यहाँ के प्रसिद्ध राजा राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। ठीक है, विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। ये ध्यान रखना है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, ये याद रखना है। और बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग आगे देखेंगे, भी महाराणा प्रताप वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जब अकबर पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत चर्चा तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका राजपूत काल। और राजपूत काल के पश्चात अब हम लोग सल्तनत काल क्या लिख दिया, सल्तनत काल। ठीक है, और सल्तनत काल से पहले लेकिन क्या गजनवी को छोड़ सकते हैं? नहीं, गजनवी भी पढ़ना है हम लोगों को। क्या गोरी को छोड़ सकते हैं? नहीं, गोरी को भी पढ़ना है। भले वहाँ राजपूत काल लिखा है तो राजपूत काल में ये भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग वो वहाँ अभी आज नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोग सल्तनत से जोड़ करके पढ़ेंगे कि कैसे आक्रमण हुआ, इस्लामिक आक्रमण हुआ, और कैसे इन्होंने राज्य स्थापित किया। फिर सल्तनत काल में हम लोग प्रवेश करेंगे, जहाँ पर हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब पढ़ेंगे, तुगलक वंश ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग मुगल में प्रवेश करेंगे, मराठा में प्रवेश करेंगे, फिर आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए भाई। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप जैसे और लोगों का कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि इस समय स्थिति बड़ी विकट है, फीस भरना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो आप सबका सहयोग कीजिए आप भी। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।